Okay, so we are solving astronomy paper 4 questions. First question is of November 23, paper 4-2. ठीक है, चलो. State winds displacement law. Identify any symbols. अच्छा, अब अगर आप लोगों को याद हो what was wind displacement law, that the temperature is inversely proportional to temperature. अच्छा, the thermodynamic temperature. Thermodynamic temperature. अच्छा देखो, तो हमने ऑलरेडी सिंबल आइडेंटिफाई कर दिया ना. अच्छा देखो, इसको यूं भी लिख सकते हो. देखो, या तो और ज्यादा मैं इसको जरा कहूं कि T is inversely proportional to wavelength. ठीक है, where what is T? It is thermodynamic temperature of surface ठीक है. और and lambda is the wavelength at which the emission rate is maximum. Is maximum. ठीक है, तो दिस इज वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. तो जब इस तरह से क्या होता है, आप लॉ लिखते हैं और उसके बाद आप उसका फिर जो है वो पूरा इस तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं. क्वेश्चन में इसने कहा हुआ है कि आप इसको एक्सप्लेन करें. ठीक है, चलें. अच्छा, अगर आप लोग इसको नोट्स में जाकर पढ़ेंगे ना, तो मैंने जो डेफिनेशन आपको लिखवा दिया, द वेवलेंथ एट पीक इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर. अगर आप चाहें तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, वो भी वैसे लिखना भी मना नहीं है, बट इस तरह भी आप लिख सकते हैं इसको. चलें, पार्ट बी. कॉस्मोलॉजी स्टूडेंट ऑब्जर्व्स the electromagnetic radiation received from a star in a galaxy. The student uses Wien's law to estimate the surface temperature. A standard candle to estimate the distance to the galaxy, and Stephen-Boltzmann law to estimate the radius of the star. ठीक है, चलिए. A student observes that the radiation of the star is redshifted. ठीक है. What is meant by a standard candle? देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट of known luminosity, an object. अच्छा, एस्ट्रोनॉमिकल होता है ज़ाहिर है. an object, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ एस्ट्रोनॉमिकल, लेकिन अगर आप ये नहीं भी लिखते एस्ट्रोनॉमिकल तो आपको मार्क्स इसके मिल जाएंगे. ठीक है, ऑफ नॉन लुमिनोसिटी. luminosity. State the reason why the radiation from the star is red shifted. देखो, रेड शिफ्टेड तभी होता है जब कोई स्टार इज मूविंग अवे. ठीक है, तो द स्टार इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टूडेंट. अगर ये आपकी तरफ आ रहा होगा ना, तो ये ब्लू शिफ्टेड होगा. रेड शिफ्ट मींस मूविंग अवे. ओके, चलो. The true values of the quantities observed or estimated are those that are corrected to allow for redshift. However, the student does not correct for redshift. बिल्कुल ऐसे ही है. देखो, हम क्या करते हैं कि क्योंकि वो रेड शिफ्टेड होता है, तो जाहिर है थोड़ा सा
उसका जो रिजल्ट्स होते हैं उसमें डिफरेंस होता है। अभी हम डिस्कशन करते हैं किसके रिजल्ट में क्या डिफरेंस होता है, लेकिन स्टूडेंट ने वो करेक्शन नहीं की। तो उसने कहा है प्लेस दैट बाय प्लेसिंग one tick in each row, complete the table to indicate how the observations and estimation made by the student compare with the true value. देखो, अगर स्टूडेंट ने रेड शिफ्ट को कंसिडर नहीं किया अपनी कैलकुलेशन में, तो वेवलेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो, रेड शिफ्ट में जो वेवलेंथ होती है ना, अगर आप उसको नहीं एडजस्ट करते तो वो ज्यादा आती है, हाई। ठीक है, क्योंकि जब रेड शिफ्टेड होता है ना, ऑब्जेक्ट दूर होता है तो लॉन्गर वेवलेंथ ऑब्जर्व होती है, हमेशा याद रखना। ठीक है, अच्छा, अब जब वेवलेंथ ज्यादा आएगी तो ऑटोमेटिकली सरफेस टेम्परेचर टू लो आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अच्छा जी, अब डिस्टेंस टू द स्टार। अब देखो, इसने तुम लोगों को कुछ चीजें साथ साथ बताई हैं। इसने कहा हुआ है स्टूडेंट यूजेस वेन्स लॉ टू एस्टिमेट द सरफेस टेम्परेचर। ठीक है, ये तो हमने कर लिया। स्टैंडर्ड कैंडल टू एस्टिमेट द डिस्टेंस टू द गैलेक्सी एंड स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ टू एस्टिमेट द रेडियस। अच्छा, अब जरा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ रिकॉल करते हैं। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ जो था वो बेसिकली क्या था, लुमिनोसिटी इज, इसके अंदर ये स्टीफन कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय ए। ठीक है, ए क्या है, उसका जो एरिया है, फिर उसके बाद टी पावर 4। तो अब आप सबसे पहले तो इससे ही आप अंदाजा लगा लेना। तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि अब अच्छा, एक और बात, और उसने, अच्छा, एरिया से, अच्छा फिर आपको एक और बात याद हो, यहाँ से तो एरिया है, अब एरिया से आप जो है वो इसका रेडियस निकालेंगे। अच्छा, एरिया किसके बराबर होता है, अगर आपको याद दिलाऊं मैं, सो एरिया जो बराबर होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर के। अच्छा, इसको जब पूरा रीअरेंज करके, आप जब आर को, आपको याद है सब्जेक्ट बनाते थे, तो आर को जब सब्जेक्ट बनाते तो ये होता था 1/2 टी स्क्वायर अंडर रूट एल स्टीफन कांस्टेंट इनटू पाई। अब देखो, अब ये आर और टी का रिलेशनशिप तो इनवर्सली हो गया ना। तो अगर तुमने टेम्परेचर को टू लो एस्टिमेट किया है तो रेडियस ऑटोमेटिकली टू हाई आएगा। ठीक है, अभी डिस्टेंस वाली बात भी करता हूँ पहले, तो तुम लोगों को इसका एक्सप्लेन कर दूं। सही है, अच्छा, अब आइए इसके डिस्टेंस पे। देखो, डिस्टेंस पे तुम्हारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसने यहाँ पर जो, ये जरा थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है कि डिस्टेंस अनचेंज रहेगा। डिस्टेंस पे आपने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? देखो, उसने तुमसे क्या कहा है कि यहाँ पे स्टूडेंट यूजेस व्हेन लॉ टू डिस्प्ले सरफेस टेम्परेचर स्टैंडर्ड कैंडल। उसने स्टैंडर्ड कैंडल को यूज किया है ना टू एस्टिमेट द डिस्टेंस टू द गैलेक्सी। ठीक है, अब देखिए, जब उसने, क्योंकि अब स्टैंडर्ड कैंडल की तो लुमिनोसिटी आपको नोन होगी, तो आपने एक, अच्छा, आप जरा इसको भी याद करें कि स्टैंडर्ड कैंडल से
डिस्टेंस कैसे निकलता था, एक हमने वो फॉर्मूला पढ़ा था रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी का, F इज इक्वल टू L अपॉन 4 पाई d²। ठीक है, अब मसला ये आपने स्टैंडर्ड कैंडल यूज किया है ना, तो स्टैंडर्ड कैंडल की तो लुमिनोसिटी जरा जो भी है वो फिक्स है। ठीक है, तो क्योंकि उसकी लुमिनोसिटी फिक्स है तो ज़ाहिर उसका डिस्टेंस पे भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो बाकियों के लिए तो आप देखें ना, उसके लिए आप जरा क्वेश्चन को अगर गौर से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसने कहा हुआ है कॉस्मोलॉजी स्टूडेंट ऑब्जर्व्स द रेडिएशन रिसीव फ्रॉम अ स्टार इन अ गैलेक्सी। ठीक है, और उसने कहा हुआ स्टूडेंट यूजेस वेन्स लॉ टू एस्टिमेट द सरफेस टेम्परेचर। अब क्योंकि भाई जाहिर है उसने रेड शिफ्ट नहीं लिया तो वेवलेंथ लॉन्गर आई, इसलिए सरफेस टेम्परेचर कम आया। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ उसने इस्तेमाल किया रेडियस के लिए, तो क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा आया तो रेडियस कम आया। लेकिन उसने कहा हुआ है कि हमने स्टैंडर्ड कैंडल एस्टिमेट करने के लिए किया हुआ है, तो स्टैंडर्ड कैंडल की तो एक नॉन लुमिनोसिटी होती है, वो आपने लुमिनोसिटी पुट करेंगे तो डिस्टेंस तो आपका जो है वो ठीक आएगा। ठीक है, तो ये वजह होती है, तो इसका डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आता। ठीक हो गया जी, चलें, ये आपका क्वेश्चन था। This was the question on November 23 variant 42। अच्छा चलिए, अब आ जाइए November 23 वेरिएंट 41 और 43 का पेपर सेम होता है। ठीक है, तो उसका पेपर में कोई फर्क नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3 चलो देखते हैं। अच्छा, बेसिकली इसका जो एस्ट्रोनॉमी का क्वेश्चन है ना, वो थर्मल के साथ लिंक हुआ हुआ है, आइडियल गैस और थर्मल के साथ। देखो, इसका जो एस्ट्रोनॉमी का पार्ट है ना, वो ये वाला है, पार्ट सी, लेकिन इन्होंने इसको लिंक किया हुआ है आइडियल गैस के साथ। चलें करते हैं इसको। अच्छा जी, उसने कहा हुआ है द PV ऑफ एन आइडियल गैस इज गिवन, आपको दिया हुआ है द P is the pressure of the gas and V is the volume of the gas. State the meaning of the symbols N, M, अच्छा C square in this equation। बेटा कैपिटल N होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, स्मॉल m होता है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, और ये होता है मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स, सॉरी मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, चलें। Use the equation of state of an ideal gas to show that average transitional kinetic energy of the molecule of the gas thermodynamic temperature is given by this expression। Guys, ये derivation आपको आनी चाहिए, ये बड़ी कॉमन सी डेरिवेशन है। देखो, जो PV होता है, PV उसका एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, PV इज इक्वल टू NKT। ठीक है, एंड PV का तुमने एक फॉर्मूला और भी पढ़ा था, 1/3 NmC²। अच्छा, इसको इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो और कंपेयर कर लो। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लो एंड PV इज इक्वल टू 1/3 NmC²। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो। अब लिख दो कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। जब आप 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप कहेंगे NKT, बल्कि इसको यूं रखते हैं ना, इसको यूं रखते हैं 1/3 NmC² इज इक्वल टू NKT। ठीक है, N और N
कैंसिल हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये mc स्क्वायर इज इक्वल टू 3kT, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय हाफ, इधर भी mc कर दो, उधर 3/2 KT कर दो, बस ये हो गया EK के बराबर। देयरफॉर आपको पता है हाफ mc c जो उसकी मीन स्क्वायर स्पीड है ना, तो ये मीन काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, ठीक है, ये आपका एक्सप्रेशन डिराइव हो गया। इसको आप याद कर लें डेरिवेशन को, ये आती है। चले अब आ जाइए इसका एस्ट्रोनॉमी वाला पार्ट जो है। इसने कहा हुआ है कि बल्कि नहीं, खैर ये तो दूसरे तरीके से होगा। उसने कहा द सरफेस ऑफ अ स्टार कंसिस्ट मेनली ऑफ अ गैस दैट मे बी अज्यूम्ड टू बी आइडियल, द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस हैव द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ 9300। ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड है, ये मीन स्क्वायर स्पीड नहीं है। ठीक है, सी है, सी स्क्वायर नहीं है, ध्यान में रखना। अब उसने क्या कहा हुआ है क्वेश्चन के अंदर आपको, द मास ऑफ a molecule of a gas is this much, determine to three significant figures the temperature of the surface of the star। ठीक है जी, कोई मसला नहीं। इसी इक्वेशन में आप पुट कर दें हाफ mc स्क्वायर m c स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 3/2 k। नाउ हाफ मास गिवन है आपको 3.34 इंटू 10⁻⁻27। अच्छा, ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड है और इधर सी स्क्वायर है, तो इधर 9300 का स्क्वायर करना, ठीक है, इज इक्वल टू 3/2 के की वैल्यू डाटा शीट में आपको गिवन होगी 1.38 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है, ये गिवन होती है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। बस इसको यूल सॉल्व इट 40, आ जाएगा 6/9। ओके, चलें आप। The radiant flux intensity of the radiation from a star is this much when observed at a distance of 4.16 into 10⁻16 meters from the star। ठीक है, आपको डिस्टेंस भी गिवन है और रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी भी गिवन है। आपसे कहा हुआ लुमिनोसिटी कैलकुलेट करो। अभी मैंने आपको फार्मूला बताया था, लुमिनोसिटी का फार्मूला इट इज F into 4 d स्क्वायर। ठीक है, तो रेडियंट फ्लक्स इंटेंसिटी कितनी है 2.52 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 4 पाई। अच्छा, डिस्टेंस कितना है इसका, डिस्टेंस इज 4.16। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा 5.48 इंटू 10⁻26 और यूनिट होता है इसका वॉट। ठीक है, उसके बाद इसने कहा हुआ है डिटरमिन द रेडियस। रेडियस आप स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से कैलकुलेट कर लेंगे। टेम्परेचर पता चल गया तुम्हें, तुम्हें डिस्टेंस पता चल गया, तुम यहाँ से इसका रेडियस मालूम कर लोगे। L इज इक्वल टू 4 पाई, ये कांस्टेंट R स्क्वायर
upon p की पावर 4। ठीक है, आई होप ये फॉर्मूले आप लोगों को रिकॉल आप कर लेंगे। दिस इज ये वही स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है। ठीक है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ वाला मैंने आपके पास ये फॉर्मूला यूज कर लिया है, होता है ना एल इज इक्वल टू, तो आप इसका जो फॉर्मूला है पूरा अगर आप करें सो ये आ जाता है एल इज इक्वल टू स्टीफन कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय 4r स्क्वायर। ठीक है, इन डिवाइड बाय। अच्छा, अब आप देखें कि वैल्यूज इसके अंदर हमें सब्स्टिट्यूट करनी है, तो 4 पाई स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू वंस अगेन ये आपको, या अच्छा लुमिनोसिटी हमने निकाल लिया ना ऊपर, चलो पहले इसे, तो लुमिनोसिटी आपकी है 5.48 into 10 power 26 is equal to 4 pi। स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता होती है 5.67 into 10 power -8। आर हमें निकालना है, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर हमने कितना निकाला था, सॉरी मल्टीप्लाई होगा ना, ये टेम्परेचर डिवाइड नहीं है, टी की पावर 4 मल्टीप्लाई होगा सर, डिवाइड नहीं होगा बच्चों। तो दिस इज 6980 की पावर 4। ठीक है, मल्टीप्लाई होगा ना, ये फॉर्मूला ये होता है ना कि एल इज इक्वल टू ए ए टी 4, फिर ए की जगह हम लिख देते हैं स्टीफन कांस्टेंट 4 पाई ये आर स्क्वायर टी की पावर 4, तो मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, बहरहाल आप इसको सॉल्व कर लें, इससे आप आर कैलकुलेट कर लें, आर का आंसर देख लें क्या आ रहा है, तो ये आर निकल के आ जाएगा 5.69 into 10 power 8। ठीक है, अच्छा लास्ट पार्ट, द गैस at the surface of a star has a very high pressure. Use the basic assumptions of kinetic theory to suggest why in practice a gas at the surface of the star is unlikely to behave as an ideal gas। ठीक है, देखो असल में इसमें ये हिंट उसने दे दिया ना, हाई प्रेशर। आपको पता है कि गैसेस आइडियलिटी के करीब होती हैं एट हाई टेम्परेचर and low pressure. So due to high pressure, comma, gas molecules are close to each other और जब वो क्लोज होंगे so forces between them are not negligible। देखो आइडियल गैस थ्योरी ये कहती है कि फोर्सेस नेग्लिजिबल होनी चाहिए, लेकिन जाहिर है जब प्रेशर ज्यादा होगा तो पार्टिकल करीब होंगे, जब पार्टिकल करीब होंगे तो फोर्स नेग्लिजिबल नहीं हो सकती। एंड the volume of all molecules, all gas molecules is not negligible compared to the volume of gas।
भाई दो, मैंने आपसे कहा था ना, दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट assumption है। एक, हम अज्यूम करते हैं देयर आर नो फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, लेकिन जब हाई प्रेशर होगा तो पार्टिकल विल बी क्लोजर, जो पार्टिकल विल बी क्लोजर तो जाहिर है देयर विल बी फोर्सेस बिटवीन द गैस पार्टिकल्स। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था कि अजम्पशन होती है कि जो टोटल गैस का वॉल्यूम होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है, इनफाइनाइट कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल, यानी सारे मॉलिक्यूल्स के वॉल्यूम को हम निकालें तो गैस का वॉल्यूम उससे बहुत बड़ा होता है। वो बहुत बड़ा इसलिए होता है क्योंकि उनके मॉलिक्यूल के दौरान स्पेसेस बहुत होती है, वो दूर दूर होते हैं, इस वजह से हम कहते हैं गैस का वॉल्यूम बहुत बड़ा है। लेकिन जब हाई प्रेशर होगा तो मॉलिक्यूल्स करीब होंगे तो फिर यार गैस का वॉल्यूम बहुत बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो दोनों अजम्पशंस हैं आइडियल गैस की, वो यहाँ पर गलत हो जाएंगे। ठीक है जी, समझ में आ गया ये क्वेश्चन आप लोगों को? अब अगला जो सवाल है वो है जून 2023 वेरिएंट 4.1 का। अच्छा, याद रखो आमतौर पे इसका जो क्वेश्चन होता है ना, वो या तो लास्ट, बिल्कुल आप समझे इसका सवाल होता है 10th, आप देखें आमतौर पे आपको 10th, और बहुत ज्यादा मार्क वैल्यू का नहीं होता। अभी तक मैंने देखा है इसका जो क्वेश्चन आता है 7 मार्क 8 मार्क, ठीक है, इससे ज्यादा 9 मार्क, बहुत बड़े क्वेश्चन कम आए हैं, एक तो हैं बट बहुत बड़े क्वेश्चन इसके कम आए हैं। चलो लेट्स सी। तो हबल्स लॉ, आइडेंटिफाई सिंबल यूज्ड। अच्छा, अब साथ साथ अगर आपके पास अपने नोट्स हैं तो अपने नोट्स चेक करें, देखें मैंने आप लोगों को हबल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या लिखवाया है। ठीक है, उसको पढ़ें। हबल्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, जो v होती है, स्पीड होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के साथ। ठीक है, याद है ना, द रिसेशन स्पीड ऑफ द गैलेक्सीज मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ और ऑब्जर्वर। सो मैंने आप लोगों को कहा था इसके अंदर जो स्पीड होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ठीक है, ये स्पीड किसकी है? स्पीड इज ऑफ recession of galaxy from observer। ये लिखना जरूरी है, या तो तुम बस वही लिख दो जो मैंने तुम्हें क्लास में लिखवाया था, या तुम इसको लिखो और फिर हर चीज को इसको डिस्क्राइब करो। ठीक है, ऑब्जर्वर एंड डिस्टेंस is in between is of galaxy from the observer। चलिए नेक्स्ट, a star of luminosity 3.8 into 10 power 31 watt is at a distance of 1.8 into 10 power 4 meters from the earth। Calculate the radiant flux intensity। easy formula लगेगा, F is equal to L upon 4 pi e square। luminosity तो मैं given है, फोर पाई, डिस्टेंस तो नहीं गिवन है। अच्छा, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ना आसान होते हैं यूजुअली, इसमें कोई बहुत ज्यादा घुमा फिरा हुआ क्वेश्चन मैंने अब तक ऐसा देखा नहीं है। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लें, इसका आंसर आ जाएगा 9.3 into 10 power minus 90 watt per meter square। चलो अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द स्टार इन बी is in distant galaxy, the spectral line in the light from the galaxy is known to have a wavelength of 486। अच्छा, ये जो गैलेक्सी से आ रही है
वो वेवलेंथ आ रही है 486, ठीक है। The spectral line in the light from the galaxy observed on the Earth has a wavelength of 492. तो भाई उसने लिखा हुआ है कि spectral line in light from the galaxy is known to have a wavelength of 486, यानी उस स्टार की जो हमें नोन है कि भाई उसकी जो वेवलेंथ है वो 486 है, लेकिन जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो ज्यादा है, लॉन्गर वेवलेंथ ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। वही रेड शिफ्टेड लॉन्गर वेवलेंथ ऑब्जर्व हुआ है। So explain why the wavelength observed on the Earth is different from the wavelength that the galaxy is known to have emitted. बेटा ये वही मैंने बताया Doppler's effect होता है। So since galaxy is moving away, galaxy is moving away from Earth, from Earth, therefore the wavelength of light from galaxy increases due to Doppler's effect. Yeah, increases as explained by Doppler's effect. Doppler's effect या स्लैश आप कह सकते हैं is redshifted, दोनों बातें लिख सकते हो। चलो सबसे पहले अब उसने कहा हुआ है डिटरमिन द वैल्यू ऑफ हबल्स कांस्टेंट, ठीक है। ये भी मैंने आपको क्लास में बताया था। पहले आप लोगों को डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा इज इक्वल टू वी अपॉन सी से कैलकुलेट करना पड़ेगा वी। फिर जब स्पीड आ जाएगी तो फिर हम वो वाला फॉर्मूला उसका निकाल लेंगे, अभी बताता हूँ मैं आपको, पहले हम ये निकाल लेंगे। सो डेल्टा लेमडा क्या है भाई, डिफरेंस दोनों का, तो 492 माइनस 486 डिवाइडेड बाय, अब उसकी जो और एक्चुअल वेवलेंथ है वो तो 486 है ना, इज इक्वल टू वी मुझे निकालना है, और सी आपको पता है जो स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁻, ठीक है। ये डॉपलर शिफ्ट का फॉर्मूला, यहाँ से आप v कैलकुलेट कर लें तो यहाँ से v निकाल लेना, सो v आ जाएगा इसका 3.7 × 10⁻6 मीटर्स पर सेकंड। अब तुम्हें निकालना है हबल्स कांस्टेंट, तो तुम्हें पता है v इज इक्वल टू एच नॉट डी, सो एच नॉट हो जाएगा v अपॉन डी। v आपने निकाल लिया 3.7 × 10⁻6 10⁻6 है ये, इधर भी डिस्टेंस कितना है इसका, डिस्टेंस 1.8 × 10⁻24। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा 2.1 -18।
ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ये? चले, अब आ गया जून 23 और ये वेरिएंट फोटो। अच्छा, वंस अगेन इसका जो क्वेश्चन है उसका पहला पार्ट रेडियो एक्टिविटी का है और उसके बाद फिर अगला पार्ट जो है वो इसका एस्ट्रोनॉमी का है। ठीक है, सो लेट्स डू दिस रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट। उसने कहा हुआ है डिफाइन मास इफेक्ट। अच्छा जी, इट इज द डिफरेंस बिटवीन, it is the difference between the mass of the nucleus and the total mass of nucleons। ये एक मार्क मिलेगा when separated infinitely, यानी आपने उसको सेपरेटेड टू इन्फिनिटी, या यूं लिख लो सेपरेटेड टू इन्फिनिटी। यानी इसका मतलब है इन्फिनिटी का मतलब आप उनको इतनी दूर ले गए हैं कि उनके दरमियान फिर कोई फोर्स ना हो। ठीक है, व्हेन सेपरेटेड टू इन्फिनिटी। अच्छा चलो, टेबल 9.1 shows the mass defect of the three nuclei। आपको ड्यूट्रियम, ट्रिटियम और हीलियम। अच्छा, उसने कहा हुआ है कि न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, ठीक है, in a particular star is described where X is a particle that has no mass defect। देखो जिनमें मास डिफेक्ट नहीं होता वो सबसे कॉमन उसके अंदर देखो न्यूट्रॉन। और वैसे भी हम, उसने पूछा हुआ है स्टेट द नेम ऑफ पार्टिकल एक्स। तुम देखो ना यहाँ पर इसका जो टोटल मास है वो है 2 + 3 5, इधर है 4 नंबर, लेकिन इधर 2 है और इधर भी 2 है। इसका मतलब है ऐसा पार्टिकल है जिसका मास 1 है और इसका चार्ज नहीं है और उसका मास डिफेक्ट भी नहीं होता, तो ये एक न्यूट्रॉन है। और वैसे भी आपको पता है ना कि फ्यूजन के अंदर न्यूट्रॉन्स एमिट होते हैं, ये तो आपको एज अ फैक्ट फॉर अ फ्यूजन प्रोसेस भी पता है। सो एक्स इज अ न्यूट्रॉन। नेम लिखना है तो आपको नेम लिखना पड़ेगा न्यूट्रॉन। ठीक है, चलिए, अब उसने कहा शो दैट द एनर्जी रिलीज व्हेन वन न्यूक्लियस ऑफ हीलियम इज फॉर्म इन दिस in this fusion reaction is this much। देखो बेटा, आपको पता है आप फॉर्मूला यूज करेंगे E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो पहले आपको डेल्टा एम निकालना पड़ेगा, मास डिफेक्ट निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालोगे? सिंपल, मास डिफेक्ट तुम्हारे पास जो पेरेंट न्यूक्लिया है उसमें से तुम डॉटर न्यूक्लिया का मास माइनस कर दो। पेरेंट इसके अंदर हीलियम है और डॉटर तुम्हारे पास ड्यूट्रियम और ट्रिटियम है। तो हीलियम का कितना है? 0.03377। तो पेरेंट 0.03037 माइनस इन दोनों का सम, तो 0.00238, 0.009, 0.02388 प्लस 0.009105। अच्छा, लेकिन याद रखो ये यू में है, यूनिफाइड मास में है ये। तो इनका जब डिफरेंस आप निकालेंगे तो वो आ जाएगा 0.01884 यू। अच्छा, ये यू जरूर लिखना है आपने, ठीक है।
0 0 सॉरी 0 0 नहीं 0 आएगा 0 1 8 8 8 4 u। ठीक है, अब आप फॉर्मूला लगा देंगे E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, लेकिन इसमें जो डेल्टा एम होता है वो किलोग्राम्स में होना चाहिए। तो जो तुम्हारा आंसर आया है, ठीक है, 0.01888 इसको मल्टीप्लाई करोगे u की वैल्यू से, और u की वैल्यू है 1.66 इंटू 10 की पावर -27, ठीक है, इंटू c 3 इंटू 10 पावर 8 का स्क्वायर। सॉल्व कर लें, इसको चेक कर लें, आंसर यही आ जाएगा। ओके, चलो अब इसका पार्ट सी। उसने कहा हुआ है द स्टार इन बी हैज अ रेडियस 2.3 into 10 power 9 and luminosity of this much। रेडियस दिया हुआ है, luminosity दिया हुआ है। All the energy released from the formation of He42 is radiated away। यह एनर्जी हमने निकाल ली जो पिछले पार्ट में, उसने कहा हुआ है वो सारी एनर्जी रेडिएट हो जाती है। अच्छा, all the energy that is radiated from the star has been released in the formation of this much। So उसने कहा हुआ है determine the mass of helium produced per unit time for the fusion process। तो मसला नहीं है, देखिए ये आसान है। मास पर यूनिट टाइम, आपको लुमिनोसिटी दी हुई है ना, इससे ये कहा हुआ है ऑल द एनर्जी दैट इज रेडिएटेड हैज बीन रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ हीलियम 42, और ऊपर कहा हुआ है ऑल द एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ हीलियम 42 इज रेडिएटेड अवे। लुमिनोसिटी की जो डेफिनेशन है, वो लुमिनोसिटी होती क्या है, वही हम आपने जो सबसे प्राइमरी चीज पढ़ी है लुमिनोसिटी रिकॉल करें, सोचें, याद करें। व्हाट इज लुमिनोसिटी? द टोटल पावर ऑफ द रेडिएशन एमिटेड बाय अ स्टार। देखो उसकी लुमिनोसिटी तुम्हें गिवन है 1.4, यानी 1.4 इंटू 10 पावर 28 का मतलब है 1.4 इंटू 10 पावर 28 जूल्स पर सेकेंड, और उसने हमसे यही मांगा है मास पर यूनिट टाइम, यानी मास पर सेकेंड। सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अगर टोटल एनर्जी देखो, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट टाइम निकाल लें, पर यूनिट टाइम एक एटम, देखो अब मैं आपको बताता हूँ टोटल एनर्जी रिलीज पर यूनिट टाइम और लुमिनोसिटी, इसको लुमिनोसिटी भी कहते हैं भाई, ये लुमिनोसिटी ही होती है ये, डिवाइडेड बाय एनर्जी रिलीज बाय वन एटम। वन एटम, ठीक है। तो देखिए अब, सो नंबर ऑफ एटम्स कैसे आ गए, लुमिनोसिटी है 1.4 इंटू 10 पावर 28, और पिछले पार्ट में आपने एक एटम से शो दैट एनर्जी बाय वन न्यूक्लियस इज दिस 2.8 इंटू 10 पावर -12, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास आ गए, ठीक है। यहां से तुम्हारे पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, इसको आप
करेंगे, सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 5.0 इंटू 10 की पावर 39 एटम्स पर सेकेंड। ठीक है, तो पहले तो आपने निकाल लिए नंबर ऑफ एटम्स। अब अगर मैं इसको, अच्छा इसका तुम देखो ना, हीलियम, हीलियम है 4u, ये ना 4, सो 4 का मतलब होता है इसका मास जो है, मास जो हीलियम का है वो है 4u, वो तो एक एटम का है ना मास 4u, सो मास ऑफ वन एटम इज 4u, mass of one atom is 4u, which is 4 into u की value 1.66 into 10 power minus 27। इसका मास कितना आ गया? 6.64 into 10 की पावर minus 27 kg। अच्छा अच्छा, मास ऑफ वन एटम आ गया। अब हमें निकालना है भाई नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट टाइम आ गए और मास ऑफ वन एटम आ गया, सिंपल है। सो अब उसने आपसे कहा हुआ है कि आप बता दीजिए कि मास, कितना मास प्रोड्यूस हुआ है पर यूनिट टाइम। सो मास प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम, सिंपल, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट टाइम को आप एक एटम के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट टाइम कितने हैं? 5.0 इंटू 10 पावर 39 multiplied by mass of an atom 6.64 27। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इतने एटम्स ये, अच्छा इसको मैं जरा यूं कर दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। सो आपके पास 5.0 इंटू 10 पावर 39 एटम्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे थे पर यूनिट टाइम, और एक एटम का मास 6.64 इंटू 10 पावर माइनस 27 है। बस इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3.3 इंटू 10 पावर 13। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगले पार्ट में उसने कहा हुआ है कि हमें सरफेस टेम्परेचर निकालना है। चलो निकालें सरफेस टेम्परेचर। अब तो आपने काफ़ी इस तरह के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए। सरफेस टेम्परेचर निकालने के लिए लुमिनोसिटी मेरे पास है, लुमिनोसिटी है मेरे पास रेडियस है, और ठीक है बस आ जाएगा। ठीक है, वही स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो लुमिनोसिटी इज इक्वल टू 4 पाई स्टीफन कांस्टेंट आर स्क्वायर। लुमिनोसिटी है 1.4 इंटू 10 पावर 28। 4 पाई स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता होती है 5.67। अच्छा एक सेकेंड, रेडियस, सॉरी रेडियस, रेडियस कितना है क्वेश्चन में? 2.3 इंटू 10 पावर 9। बस आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चले मार्च 23। ओके, चलो इसका भी, अच्छा ये जो मार्च 23 का पेपर है ये फोटो है। अच्छा मार्च 23 में, बाय द वे दोज हु मे नॉट नो दिस, मार्च 23 के अंदर एक ही वेरिएंट होता है।
ठीक है, वो 4-2 ही होता है, उसके अंदर और कोई वेरिएंट नहीं होता है। अक्सर लोग जो है ना वो उसके डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स को ढूंढते रहते हैं। अच्छा चलिए, उसने कहा स्टूडेंट ऑब्जर्व्स डिफरेंट स्टार्स फ्रॉम द अर्थ, गिव 2 रीजंस व्हाई सम स्टार्स अपीयर ब्राइटर देन अदर्स। अच्छा, एक तो भाई क्लोजर टू द अर्थ हो सकते हैं, बिकॉज दे आर क्लोजर टू द अर्थ। और दूसरी इम्पोर्टेंट वजह ये हो सकती है कि उनकी लुमिनोसिटी ज्यादा है, दे हैव ग्रेटर लुमिनोसिटी। ठीक है, व्हाट इज meant बाय स्टैंडर्ड कोई ऑब्जेक्ट मैंने बताया एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल नॉन लुमिनोसिटी। ठीक है, अच्छा चलें, a spectral line from a star within a galaxy is observed to have a wavelength of 660.9. The same spectral line measured in the laboratory is observed to have a wavelength of 656.3. Show that the speed of the star relative to the earth is this. देखो बेटा, इसका सिंपल फॉर्मूला है वही डेल्टा लेमडा अपॉन लेमडा इज इक्वल टू वी अपॉन सी। ठीक है, डेल्टा लेमडा कितना होगा, दोनों का डिफरेंस 660.9 माइनस 6, बड़े में से छोटा सब ट्रैक कर दें, 656.3 अपॉन। अब यहाँ पर लोग गड़बड़ करते हैं, देखो इसमें जो आपको ओरिजिनल वेवलेंथ है ना वो लेनी है जो कि आपको करीब से आ रही है, लेबोरेटरी से जो आ रही है, तो वो उसकी एक्चुअल वेवलेंथ है। जो स्टार से आ रही है वो तो रेड शिफ्टेड है ना, तो 656.3। अच्छा, मैंने यूनिट नैनोमीटर को कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि ऊपर भी नैनोमीटर है नीचे भी नैनोमीटर है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, वी मुझे निकालना है, सी की वैल्यू आपको पता है 3 × 10⁻⁸। इसको आप सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा 2.1 × 10⁻⁶। ठीक है, फिर देखो ये वही आसान पार्ट है, कैलकुलेट द डिस्टेंस, तो v इज इक्वल टू एच नॉट डी। एच नॉट आपको क्वेश्चन में गिवन है, सो v आपने निकाल लिया, एच नॉट इज 2.3 × 10⁻⁻18 इंटू डी, यहाँ से डी कैलकुलेट कर लें, डी आ जाएगा 9.1 इंटू। ठीक है, सिंपल। अच्छा चलो, suggest and explain what could be concluded about the universe based on this change in the observed wavelength। सिंपल है, देखो पहले तो वेवलेंथ बढ़ी आपकी, सो आपने कहा द वेवलेंथ फ्रॉम स्टार इज लॉन्गर। ठीक है, दैट इज लाइट इज रेड शिफ्टेड। अच्छा, पहले तो आपको 1 मार्क ये कमेंट करने का मिलेगा कि भाई ये वेवलेंथ लॉन्गर है तो लाइट रेड शिफ्ट हुई है। ठीक है, अच्छा, विच मीन्स स्टार within the galaxy is receding, moving away. The galaxy
is receding. Receding का मतलब होता है going away. ठीक है, ब्रैकेट में लिखता हूँ moving away from earth. ठीक है, ये आपको 2 मार्क मिले. अब इसका तीसरा मार्क कैसे मिलेगा? उसने कहा एक्सप्लेन व्हाट कुड बी कंक्लूडेड अबाउट द यूनिवर्स. सो हेंस वी कैन से हेंस द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग. यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग. ये फाइनल लिखना जरूरी है इसके अंदर, क्योंकि उसने हमसे पूछा है कि हम यूनिवर्स के लिए क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं. तो ये हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं दैट द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं और कराऊंगा. अच्छा, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो जो मैंने आप लोगों को जब ये टॉपिक पढ़ाया था उसके साथ ही आप देखें उसके पास पेपर के क्वेश्चंस हैं होंगे उसी यूट्यूब पे मैंने वो अपलोड किए हुए हैं, तो आप चेक करें उसके पास पेपर के क्वेश्चन. मैंने उसके साथ 2022 के क्वेश्चंस मैंने वहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं. ठीक है, तो आप उस फाइल में देखें एस्ट्रोनॉमी जब मैंने अपलोड किया था ना उसके साथ. चलिए, अच्छा अब आ जाइए इसका मार्च 22 का एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा देता हूँ. अच्छा भाई, अब तक तो कुछ चीज़ें हैं जो तुम लोगों को वैसे ही याद हो ही गई होंगी देख देख के, पढ़ पढ़ के. तो सबसे पहले उसने कहा हुआ है कि व्हाट इज द लुमिनोसिटी ऑफ द स्टार. क्या होती है जिस स्टार की लुमिनोसिटी? टोटल पावर ऑफ रेडिएशन emitted by the star. Total power of radiation emitted by the star. अच्छा जी, तो आगे बढ़ते हैं. उसने कहा the luminosity of the sun is this much. The distance between the earth and the sun is this much. Calculate the radiant flux intensity. Easy peasy. Formula डालें 4 pi t square. Luminosity आपको given है 383 into 10 power 26. जी कितना है? 1.51 into 10 power 11 का स्क्वायर. ठीक है, तो इससे आंसर आ जाएगा 1340. यूनिट होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर. ओके, अच्छा. यूज डाटा फ्रॉम बी टू कैलकुलेट द मास दैट इज कन्वर्टेड टू एनर्जी पर सेकेंड. अच्छा देखो भाई, ये होता है ना E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो M हो जाएगा E अपॉन सी स्क्वायर. तो भाई ये जो आपने लुमिनोसिटी होती है आपकी, ये लुमिनोसिटी एनर्जी पर यूनिट टाइम ही होता है ना. ठीक है, तो हमें निकालना है मास दैट इज कन्वर्टेड टू एनर्जी एवरी सेकेंड. सिंपल, तो मास पर सेकेंड इज इक्वल टू एनर्जी पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर. तो मास पर सेकेंड, energy per second is luminosity, which is 3.83 into 10 power 26 divided by 3 into 10. अच्छा ये सॉरी, 26 है, 26
3 into 10 power 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो यह आ जाएगा 4.26 into 10 power 9 kg। अब उसने कहा रेडियस ऑफ द सन इज दिस, शो दैट द टेम्परेचर इज दिस। बेटा वही वाला फॉर्मूला, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, L इज इक्वल टू 4 पाई स्टीफन्स कांस्टेंट R स्क्वायर T4, ठीक है। 3.83 into 10 power 26 is equal to 4 pi, स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू 5.67 into 10 power minus 8 into radius given है 6.96 into 10 की पावर 8 का स्क्वायर into t की पावर 4, ठीक है। इसको सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ जाएगा t का 577, ठीक है। सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। चले लास्ट, the wavelength max of the light from which the rate of emission occurs from the sun is this much। यानी इसका lambda max जो है वो तुम्हें गिवन है, वो है 5.0 into 10 power minus 7 meters। The temperature of the surface is this much। अच्छा, आपको पता है ना, अकॉर्डिंग टू वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जो lambda max होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। अब उसने कहा हुआ है कि यूज द इंफॉर्मेशन इन डी to determine the wavelength of light from which the maximum rate of emission occurs। देखो, आपको वो वेवलेंथ निकालनी है जिसमें मैक्सिमम, अच्छा उसने कहा द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ स्टार इज दिस मच, यूज द इंफॉर्मेशन इन डी, इन डी, ठीक हो गया भाई। देखो, उसने कहा है द सरफेस टेम्परेचर इज दिस। अब उसने आपको कहा है कि इस टेम्परेचर पे ये वेवलेंथ है, तो जो हमने डी में निकाल लिया है टेम्परेचर, उस पे क्या वेवलेंथ होगी, ठीक है। समझ रहे हो? देखो हम इसको कैसे करेंगे, सिंपल भाई, जब दो चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं तो उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, ठीक है। जब दो चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं तो उनका ज़ाहिर प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। अच्छा, अब आप देखें, सो देयरफॉर हमारे पास जब वेवलेंथ है 5.00 इंटू 10 पावर माइनस 7, तो उस वक्त टेम्परेचर कितना है, 9940, ठीक हो गया। और जब हमारे पास टेम्परेचर है 5770, तो हमें उस वक्त वेवलेंथ डिटरमिन करनी है जब टेम्परेचर है 5770, बराबर ही होंगे ना, ठीक है। तो यहां से मैं अगर इसको सब्जेक्ट बना लूं लेमडा को, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 पावर माइनस 7, एक सेकेंड,
5 into 10 power minus 7 into 9940 divided by 70. अच्छा एक सेकंड, मैंने वो गड़बड़ तो नहीं कर दी। द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द नहीं, आई थिंक ये टेम्परेचर जो है ना, ये तो सीरियस का है। यूज इंफॉर्मेशन डिटरमिन। अच्छा ये जो गिवन था ये किसका था, एक सेकंड रुक जाओ। रेडियस ऑफ द सन इज दिस, ये सन का टेम्परेचर ये है और सन का वेवलेंथ ये है। सॉरी गाइस, तो यहाँ पे एक सेकंड, सन का डाटा एक साथ होगा और सीरियस का एक साथ होगा। एक सेकंड, सो ये मैं लिख देता हूँ ऑफ सन, पहले तो ऑफ सन, फॉर सन, तो उसका लेमडा मैक्स कितना है? लेमडा मैक्स उसका है 5 इंटू 10⁻⁻7 और सन का टेम्परेचर ये है, ये सॉरी सन का है 5770 इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर सीरियस। इसके लिए भी लेमडा मैक्स इंटू टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसका लेमडा मैक्स मुझे निकालना है और इसका टेम्परेचर है 9940 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, सो यहाँ पर therefore अब क्या हो गया, अब ये आंसर सही आएगा। सो ये आएगा लेमडा मैक्स इंटू 9940 इज इक्वल टू, नीचे कर दें यार, अच्छा यहाँ कर देता हूँ यहाँ। सो लेमडा मैक्स इंटू 9940 is equal to 5 into 10⁻⁻7 multiplied by 5770। यहाँ से बस आप लेमडा मैक्स कैलकुलेट कर लें, ये आ जाएगा ऑफ इज इक्वल टू 2.90 into 10⁻⁻7। ठीक है बच्चों, चलिए ये मैंने आपको काफी क्वेश्चंस करा दिए। बाकी क्वेश्चन मैंने आपसे कहा मेरे यूट्यूब पे अपलोडेड है, एस्ट्रोनॉमी का टॉपिक देखें उसके साथ ही। ठीक है, चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।